क्या तुमने कभी अपना पोर्टफोलियो कुछ महीने बाद खोला है और टेंशन से ज्यादा कंफ्यूजन फील किया है? इसलिए नहीं कि सब कुछ गिर गया, बल्कि इसलिए कि कुछ खास हुआ ही नहीं। स्टॉक ज्यादा मूव नहीं हुए, तुम्हारे रिटर्न्स फ्लैट लग रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स थोड़ा ऊपर हैं, कुछ थोड़ा नीचे, पर ओवरऑल लगता है जैसे तुम्हारा पैसा बस वहां पड़ा है, वेट कर रहा है। और फिर तुम आसपास देखते हो, लोग बात कर रहे होते हैं यूएस मार्केट्स के हाई के बारे में, एआई स्टॉक्स बूम कर रहे हैं, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, और नेचुरली एक सवाल दिमाग में आता है, इंडियन स्टॉक मार्केट कुछ कर क्यों नहीं रहा? क्या हमारी इकोनॉमी में कुछ गलत हो रहा है? क्या मैंने गलत टाइम पे इन्वेस्ट किया है? ये एक अजीब फीलिंग होती है, क्योंकि सालों से हमें क्लियर स्टोरी बताई गई है, इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, इंडिया लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है। तो अगर ये सब अभी भी सच है, तो मार्केट इतना स्टक क्यों लग रहा है? ना क्रैश हो रहा है, ना बूम, बस ड्रिफ्ट कर रहा है। और यही वो जगह है जहां ज्यादा लोग गलत समझ लेते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। क्योंकि जब मार्केट्स वैसे परफॉर्म नहीं करते जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमारी इंस्टिंक्ट होती है कुछ ड्रामेटिक ढूंढने की। हमें लगता है कोई बड़ा क्राइसिस होगा, कोई हिडन प्रॉब्लम होगी, कहीं ना कहीं कोई फेलियर हुआ होगा। पर सच अक्सर इतना लाउड नहीं होता। कभी कभी मार्केट स्ट्रगल इसलिए नहीं करता क्योंकि कुछ टूट गया है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि छोटे छोटे फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में खींच रही होती हैं। और जब ऐसा होता है तो रिजल्ट क्रैश जैसा नहीं दिखता, वो कंफ्यूजन जैसा दिखता है। साइडवेज मूवमेंट, वोलेटिलिटी, एक कांस्टेंट फीलिंग कि चीजें बेटर होनी चाहिए पर किसी तरह हो नहीं रही। इंडिया के केस में पिछले कुछ साल बिल्कुल ऐसे ही रहे हैं, ना कोलैप्स ना बूम, बस एक फेज जहां ग्लोबल इकोनॉमी, लोकल फैक्टर्स और एक्सपेक्टेशंस अलाइन होना बंद हो गए। और ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अलग टाइप का डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है, क्योंकि क्रैशेस समझना आसान होता है, वो इमोशनल होते हैं पर क्लियर होते हैं। ये दूसरी तरफ स्लो है, सेटल है, मेंटली एग्जॉस्टिंग है। तुम डायरेक्शन का वेट करते रहते हो, ऊपर या नीचे, पर मार्केट बस साइडवेज मूव करता रहता है। तुम्हारी रिस्क टॉलरेंस से ज्यादा तुम्हारी पेशेंस टेस्ट करता है, और धीरे धीरे ये तुम्हारी सोच को अफेक्ट करने लगता है। तुम अपने डिसीजंस पे डाउट करने लगते हो, तुम कंपेयर करना शुरू कर देते हो, तुम्हें लगता है शायद तुम कहीं और कुछ मिस कर रहे हो। पर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये फेज रैंडम नहीं है, ये मीनिंगलेस नहीं है, और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा। इसके पीछे काफी रियल रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट पिछले कुछ सालों में अंडर परफॉर्म या स्टैग्नेंट रहा है। पर वो रीजंस सिर्फ नंबर्स या डेटा के बारे में नहीं है, वो इस बारे में है कि ग्लोबल कैपिटल कैसे मूव करता है, इकोनॉमीज प्रेशर में कैसे रिएक्ट करती हैं, और एक्सपेक्टेशंस कभी कभी रियलिटी से अलग कैसे निकल जाती हैं। कुछ मार्केट्स सिर्फ ग्रोथ पे रिएक्ट नहीं करते, वो रिएक्ट करते हैं पैसे को अलग मौका कहाँ दिखता है इस पे। और अभी वो स्टोरी उतनी सिंपल नहीं है जितनी ऊपर से लगती है। तो कुछ हो क्यों नहीं रहा पूछने के बजाय एक बेटर सवाल हो सकता है, कौन सी फोर्सेस क्वाइटली इस फेज को शेप कर रही हैं? क्योंकि जब तुम ये समझ जाते हो तो ये कंफ्यूजन धीरे धीरे क्लैरिटी में बदलने लगता है, और वहीं से चीजें थोड़ी कंट्रोल में फील होने लगती हैं। तो समझने के लिए क्या हो रहा है, तुम्हें थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करता, ये लोकल फील होता है। तुम इंडियन कंपनीज देखते हो, इंडियन न्यूज, इंडियन इन्वेस्टर्स, लेकिन जो पैसा मार्केट को मूव करता है वो पैसा ग्लोबल है। और ग्लोबल पैसा पेट्रोटिज्म के टर्म्स में नहीं सोचता, वो अपॉर्चुनिटी के टर्म्स में सोचता है। मैं तुम्हें समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। सोचो तुम एक बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर हो, तुम्हारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं एलोकेट करने के लिए। तुम ये नहीं पूछ रहे मुझे कौन सा कंट्री ज्यादा पसंद है, तुम पूछ रहे हो अभी मुझे सबसे अच्छे रिटर्न्स कहाँ मिल सकते हैं और सबसे कम अनसर्टेनिटी के साथ। और पिछले कुछ सालों में इस सवाल का जवाब इंडिया नहीं था। इसलिए नहीं कि इंडिया सडनली वीक हो गया, बल्कि इसलिए कि कहीं और ज्यादा अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी मिल गई। यूएस मार्केट स्पेशली एआई और टेक लेड ग्रोथ के बाद सडनली वहां कंपनीज स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, स्ट्रॉन्ग नैरेटिव और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाने लगी। और ग्लोबल कैपिटल पानी की तरह मूव करता है, वो वहां फ्लो करता है जहां स्लोप ज्यादा स्टीप होता है। तो चाहे इंडिया स्टेडली ग्रो कर रहा हो, अगर यूएस शॉर्ट टर्म में फास्टर रिटर्न्स दे रहा है तो पैसा वहां शिफ्ट होने लगता है। और एग्जैक्टली यही हमने देखा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो बड़े ग्लोबल प्लेयर्स होते हैं, इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, एक साथ नहीं, ड्रामेटिकली नहीं, पर कंसिस्टेंटली। और जब लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल धीरे धीरे मार्केट से एग्जिट करता है, तो वो हमेशा
क्रैश कॉज नहीं करता, कभी कभी वो बस फ्यूल हटा देता है जो प्राइजेस को ऊपर लेके जाता है। जरा इस बात को सोचो, स्टॉक प्राइजेस सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ते कि कंपनीज ठीक परफॉर्म कर रही हैं, वो तब बढ़ते हैं जब आने वाला पैसा जाने वाले पैसे से ज्यादा होता है। और अभी वो बैलेंस थोड़ा अनइवन है, पर ये स्टोरी का सिर्फ एक पार्ट है, क्योंकि इसी टाइम पे एक और चीज क्वाइटली प्रेशर ऐड कर रही है, एनर्जी प्राइसेस। इंडिया एक इकोनॉमी के रूप में इंपोर्टेड ऑयल पे हेविली डिपेंडेंट है। मतलब जब ग्लोबल क्रूड प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट हम पर ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तुरंत ड्रामेटिक तरीके से नहीं, पर धीरे धीरे मल्टीपल लेयर्स के थ्रू। हायर ऑयल प्राइसेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ाते हैं, वो गुड्स की कॉस्ट बढ़ाते हैं, उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ता है। और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो एक प्रिडिक्टेबल चीज होती है, कंपनीज अपने मार्जिन्स पे प्रेशर फील करती हैं क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, पर वो हर बार वो कॉस्ट कस्टमर को पास नहीं कर पाती, तो प्रॉफिट्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ते जितना एक्सपेक्टेड होता है। और यहाँ चीजें इंटरेस्टिंग होने लगती हैं, क्योंकि मार्केट्स सिर्फ ग्रोथ को नहीं देखते, वो एक्सपेक्टेशंस ऑफ ग्रोथ को देखते हैं। पैंडेमिक के बाद इंडिया ने स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स रिकवरी देखी थी, कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया, इन्वेस्टर्स ऑप्टिमिस्टिक हो गए, वैल्यूएशंस एक्सपेंड हो गई। पर पिछले कुछ सालों में ये ग्रोथ नॉर्मलाइज होने लगी है, कोलैप्स नहीं, बस स्लो हो गई है। और जब एक्सपेक्टेशंस हाई हो पर रियलिटी थोड़ी मॉडरेट हो जाए तो मार्केट उसे रिवॉर्ड नहीं करता, वो पॉज करता है, कंसोलिडेट करता है, वो वेट करता है। और एग्जैक्टली यही हम देख रहे हैं। अब यहाँ साइकोलॉजी क्वाइटली पिक्चर में एंटर करती है, क्योंकि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं तब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, तुम जैसे लोग, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी इन्वेस्टर्स कंसिस्टेंटली मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। और इसने एक बहुत अनयूजुअल सिचुएशन क्रिएट कर दी है। नॉर्मली अगर फॉरेन मनी एग्रेसिवली निकलता है तो मार्केट्स शार्पली गिरते हैं, पर इंडिया के केस में डोमेस्टिक इनफ्लोज इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि उन्होंने यूएस सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया। तो क्रैश के बजाय हमें एक स्टेलमेट मिला, एक टग ऑफ वॉर। एक साइड पे ग्लोबल इकोनॉमी एग्जिट कर रही है, दूसरी साइड पे डोमेस्टिक मनी एंटर कर रहा है, और रिजल्ट एक ऐसा मार्केट जो गिरता नहीं पर ऊपर उठने में स्ट्रगल करता है। अब सोचो ये एक इन्वेस्टर के लिए कैसा फील होता है। तुम राइट चीजें कर रहे हो, रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हो, कंसिस्टेंट हो, पर रिजल्ट्स तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं कर रहे, और ये एक सटल फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। पैनिक नहीं पर डाउट। तुम सोचने लगते हो, क्या ये काम भी कर रहा है, क्या मुझे कहीं और देखना चाहिए। और ये वही साइकोलॉजिकल फेज है जहां लोग ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिनके बाद रिग्रेट होता है, इसलिए नहीं कि सिचुएशन बुरी है, पर इसलिए कि वो क्लियर नहीं है। और अनसर्टेनिटी को हैंडल करना हमेशा लॉस से मुश्किल होता है, क्योंकि लॉस एटलीस्ट क्लोजर देता है, अनसर्टेनिटी बस लंबी चलती रहती है। पर अभी भी पूरी पिक्चर नहीं बनी है, क्योंकि इन सब के नीचे एक और डीपर शिफ्ट हो रहा है जो सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं है, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स कैसे मूव हो रहे हैं उसके बारे में है। और जब तुम ये देख लेते हो तो ये पूरा फेस सडनली ज्यादा सेंस बनाने लगता है। अगर तुम सरफेस लेवल पर ही रुक जाते हो तो ये सब सिर्फ नंबर्स जैसा लगता है, एफआईआई सेलिंग, ऑयल प्राइसेस, अर्निंग स्लोडाउन। पर इसके नीचे एक डीपर शिफ्ट हो रहा है कि ग्लोबल मनी डिसाइड कैसे करता है कहाँ जाना है। और यही वो जगह है जहाँ चीजें थोड़ी अनकंफर्टेबल लगने लगती हैं एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि काफी टाइम से इंडिया की स्टोरी बहुत पावरफुल रही है। यंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग इकोनॉमी, राइजिंग मिडिल क्लास, और ये सब गलत नहीं है, पर मार्केट्स सिर्फ स्टोरीज को रिवॉर्ड नहीं करते, वो उन स्टोरीज को रिवॉर्ड करते हैं जो इमीडिएट विजिबल अर्निंग एक्सेलरेशन से बैक्ड होती हैं। और पिछले 2 सालों में ये एक्सेलरेशन कहीं और ज्यादा क्लियरली हो रहा है, स्पेशली यूएस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग टेक और इनोवेशन लेड ग्रोथ के थ्रू। वहाँ कंपनीज सिर्फ फ्यूचर का प्रॉमिस नहीं कर रही, वो अभी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स दिखा रही हैं, एक ऐसा थीम के साथ जो पूरी दुनिया समझती है। और ग्लोबल कैपिटल क्लैरिटी को पसंद करता है, वो सिंपल नैरेटिव्स को प्रेफर करता है। एआई फास्ट ग्रो कर रहा है, इज इजियर टू एक्ट ऑन देन इंडिया अगले डेकेड में स्टेडीली ग्रो करेगा। दोनों सही हो सकते हैं, पर एक प्रेजेंट में ज्यादा एक्शनेबल फील होता है, इसलिए पैसा रोटेट होता है, परमानेंट नहीं पर साइक्लिकली। और ये रोटेशन फेजेस क्रिएट करता है, ऐसे फेजेस जहां एक मार्केट लीड करता है और दूसरे क्वाइटली कंसोलिडेट करते हैं। इंडिया अभी उस सेकंड फेज में है, वीक नहीं, ब्रोकन नहीं, बस वेट कर रहा है नेक्स्ट ट्रिगर का वेट।
अर्निंग्स का वेट कि वो एक्सपेक्टेशंस को कैचअप करे, ग्लोबल कैपिटल का वेट कि वो वापस आने का रीजन ढूंढे। और यही वो जगह है जहां मोस्ट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स सिचुएशन को गलत समझ लेते हैं, क्योंकि हम मार्केट्स को रीसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पर जज करते हैं। अगर कुछ मूव कर रहा होता है हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, अगर कुछ स्लो होता है हम डाउटफुल हो जाते हैं। पर मार्केट्स स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते, वो साइकिल्स में मूव करते हैं, एक्साइटमेंट और डाइजेशन के। और जो हम अभी देख रहे हैं वो एक डाइजेशन फेज है। पोस्ट पेंडेमिक पीरियड के बारे में सोचो, लिक्विडिटी हाई थी, इंटरेस्ट रेट्स लो थे, ग्रोथ बाउंस बैक कर रहा था, सब कुछ अलाइन था, मार्केट्स फास्ट मूव कर रहे थे। पर ऐसे फेजेस हमेशा नहीं रहते। आखिर में रियलिटी कैचअप करती है, कॉस्ट बढ़ते हैं, ग्रोथ स्टेबलाइज होती है, ग्लोबल कंडीशंस चेंज होते हैं और मार्केट्स को ये सब एब्जॉर्ब करना पड़ता है। ये एब्जॉर्प्शन एक्साइटिंग नहीं लगता, ये साइडवेज मूवमेंट जैसा लगता है। ये ऐसा लगता है जैसे टाइम पास हो रहा है बिना विजिबल प्रोग्रेस के। और यही वो जगह है जहां रियल टेस्ट शुरू होता है, मार्केट का नहीं, इन्वेस्टर का। क्योंकि जब चीजें ऊपर जा रही होती हैं पार्टिसिपेशन इजी होता है, जब चीजें शार्पली गिर रही होती हैं रिएक्शंस इमोशनल होते हैं पर क्लियर होते हैं। पर जब कुछ हो ही नहीं रहा होता तब हमारा पेशेंस टेस्ट होता है, तब कंपैरिजन क्रीप करना शुरू करता है। तुम दूसरे मार्केट्स को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखते हो, तुम अलग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सुनते हो और धीरे धीरे तुम्हारा फोकस तुम्हारी स्ट्रैटेजी से हटकर दूसरों के रिजल्ट्स पर शिफ्ट हो जाता है। और यही टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इस फेज में सबसे बड़ा रिस्क मार्केट वोलेटिलिटी नहीं है, ये बिहेवियर ड्रिफ्ट है। तुम डायरेक्शन चेंज करना शुरू कर देते हो, इसलिए नहीं कि तुम्हारी ओरिजिनल थिंकिंग गलत थी, बल्कि इसलिए कि एनवायरनमेंट अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। और डिस्कम्फर्ट अक्सर हमें शॉर्ट टर्म डिसीजंस की तरफ पुश करता है। पर यहाँ एक शिफ्ट है जो सब कुछ बदल देता है। इंस्टेड ऑफ पूछने के मार्केट परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा, ट्राई पूछना मैं साइकिल के किस फेज में हूँ और इस फेज को मुझसे क्या चाहिए। क्योंकि हर फेज कुछ अलग डिमांड करता है। बूम फेजेस पार्टिसिपेशन रिवॉर्ड करते हैं, क्रैश फेजेस करेज रिवॉर्ड करते हैं, पर कंसोलिडेशन फेजेस वो पेशेंस और क्लैरिटी रिवॉर्ड करते हैं। और पेशेंस सिर्फ वेट करने का नाम नहीं है, ये समझने का नाम है कि तुम वेट क्यों कर रहे हो। क्योंकि जब तुम फोर्सेस को समझ जाते हो जो प्ले में है, तो वेटिंग इन एक्शन जैसा फील नहीं होता, वो पोजिशनिंग जैसा फील होता है। और ये छोटा सा पर्सपेक्टिव शिफ्ट पूरी जर्नी का एक्सपीरियंस करने का तरीका बदल देता है। कुछ ऐसा नहीं जो तुम्हारे साथ हो रहा है, बल्कि कुछ ऐसा जिसे तुम कॉन्शियसली नेविगेट कर रहे हो। तो ऐसे फेजेस में तुम एक्चुअली करते क्या हो? क्योंकि मार्केट को समझना एक चीज है, उसके साथ जीना महीने दर महीने एक अलग चीज है। और मुझे लगता है यही वो जगह है जहां लोग चीजें ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें एक बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी चाहिए, एक स्मार्टर मूव, एक बेटर टाइमिंग डिसीजन, कोई हिडन अपॉर्चुनिटी जो दूसरे लोग देख रहे हैं। पर ज्यादातर टाइम ये फेज तुमसे बेटर बनने की डिमांड नहीं करता, ये तुमसे थोड़ा ज्यादा स्टडी बनने की डिमांड करता है। क्योंकि जब मार्केट्स क्वाइट हो जाते हैं तुम्हारे डिसीजंस लाउड हो जाते हैं, हर छोटे एक्शन रियलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट फील होने लगता है। पोर्टफोलियो बार बार चेक करना, रिटर्न्स कंपेयर करना, फंड्स या स्टॉक्स स्विच करने के बारे में सोचना, ये सब प्रोडक्टिव फील होता है। पर अक्सर ये सिर्फ डिस्कम्फर्ट का रिएक्शन होता है। और रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना दोनों अलग चीजें हैं। तो सिचुएशन को फिक्स करने की जगह पहले ये समझना यूजफुल होता है कि क्या चेंज नहीं हुआ है। इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी गायब नहीं हुई, बिजनेस अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं, लोग अभी भी कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। इकोनॉमी पॉज नहीं हुई है, सिर्फ मार्केट का मोमेंटम स्लो हुआ है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, क्योंकि मार्केट्स फ्लैट रह सकते हैं इवन जब नीचे प्रोग्रेस हो रही होती है, बस वो तुरंत प्राइजेस में रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो इस फेज में तुम जो सबसे प्रैक्टिकल चीज कर सकते हो वो है क्वाइटली कंटिन्यू करना जो ऑलरेडी तुम्हारे लिए सेंस बनाता है, ना एग्रेसिवली ना ब्लाइंडली पर कंसिस्टेंटली। अगर तुम SIPs के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये एक्चुअली वो फेज है जहां ये डिसिप्लिन और इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब मार्केट तुमसे दूर भाग नहीं रहे होते तो तुम्हें उन्हें चेज नहीं करना पड़ता, तुम्हें टाइम मिलता है, एक्यूमुलेट करने का टाइम, ऑब्जर्व करने का टाइम, चीजों को सेटल होने देने का टाइम। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सब इग्नोर कर दो, बस इतना कि तुम शॉर्ट टर्म मूवमेंट को अपने लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को डिक्टेट ना करने दो। क्योंकि अगर तुम काफी जूम आउट करो तो हर स्ट्रॉन्ग मार्केट ऐसे फेजेस से गुजरता है, ऐसे पीरियड्स जहां कुछ होता हुआ नहीं लगता, बिल्कुल उसके पहले जब कुछ एक्चुअली होने वाला होता है। पर यहाँ एक चीज है जिसके बारे में लोग
कम बात कर रहे हैं। तुम्हें परफेक्टली प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है कि वो शिफ्ट कब होगा, क्योंकि उस मोमेंट को टाइम करने की कोशिश अक्सर सबसे ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करती है। उसकी जगह ये ज्यादा यूजफुल है कि तुम एक सिंपल आइडिया के साथ अलाइन रहो। तुम इस महीने या इस साल जीतने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम कुछ ऐसा बिल्ड कर रहे हो जो टाइम के साथ कंपाउंड करे। और कंपाउंडिंग हमेशा एक्साइटिंग फील नहीं होती, एक्चुअली ज्यादातर टाइम वो स्लो फील होती है, ऑलमोस्ट इनविजिबल, जब तक एक दिन वो ऐसा नहीं लगती। और तब तक सबसे मुश्किल पार्ट ये नहीं था कि सही इन्वेस्टमेंट चूज करना, वो था उसके साथ इतना टाइम तक टिके रहना। तो अगर मार्केट अभी कंफ्यूजिंग फील हो रहा है, अगर लग रहा है कि ये तुम्हारी एफर्ट को रिवॉर्ड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। शायद इसका मतलब बस ये है कि तुम जर्नी के उस पार्ट में हो जो सरफेस पर इम्प्रेसिव नहीं लगता, पर नीचे से इम्पोर्टेंट होता है। और शायद अभी गोल ये नहीं है कि तुम हमेशा कॉन्फिडेंट फील करो, शायद सिर्फ इतना है कि तुम इतना क्लियर फील करो कि टेम्पररी अनसर्टेनिटी तुम्हें परमानेंट डिसीजंस लेने पर मजबूर ना करे। क्योंकि मार्केट्स में प्रोग्रेस बिल्कुल लाइफ की तरह कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती। कुछ फेजेस तुम्हारी नॉलेज टेस्ट करते हैं, कुछ तुम्हारी इमोशंस, और ये वाला ये क्वाइटली तुम्हारी पेशेंस टेस्ट कर रहा है। ये देखने के लिए नहीं कि तुम नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट कर सकते हो या नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि तुम ग्राउंडेड रह सकते हो जब चीजें अपना टाइम ले रही होती हैं। और अगर तुम ये कर पाते हो तो तुम सिर्फ बेटर रिटर्न्स के साथ नहीं निकलते, तुम पैसे के साथ एक बेटर रिलेशनशिप के साथ निकलते हो। थोड़ा ज्यादा काम, थोड़ा ज्यादा अवेयर, थोड़ा कम रिएक्टिव, और लॉन्ग रन में ये किसी भी एक मार्केट फेज से ज्यादा मैटर करता है। ऐसे और फाइनेंशियल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए द वेल्थ बेसिक्स।